और आज समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी इमरान खान साहब की हुई, तो इमरान खान साहब किसी तरद्दुद के बगैर चल रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई मसलियत से काम नहीं। इस मौके पर जहाँ बहुत सी चीज़ें तकाजा भी कर रही हैं, उन्होंने इस सफ़े को ही पाड़ दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई हम अदम एतमाद ला सकते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद। ये तमाम चीज़ें आप समझते नहीं कि सूखी लकड़ी टूट जाती है, थोड़ी लचक होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर आप थोड़ा सा इमरान खान को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि वो किस सोच का मालिक है और किस तरीके से चलता है। ये याद रखें, उन्होंने हर तकरीर में, और लोगों ने आई डोंट नो वाई, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया या उनको ताने दिए या उनको जो भी किया, जब वो कहते थे कि मैं मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ, या वो मदीने की रियासत की तर्ज पे, मतलब उस कि जो चीज़ थी उससे इंस्पायर हो के मैं पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ लाना चाहता हूँ। और उन्होंने उसको डिफाइन भी किया था कि मदीने की रियासत की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक जो स्टेट जो है वो लोगों का केयर करती है, ठीक है, जिसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, एक उन्होंने ये बताया था। दूसरा उन्होंने कहा था लॉ फॉर एवरीवन, नोबडी इज अबव द लॉ। इन दो चीज़ों को उसने डिफाइन करके मदीने की रियासत, और मदीने की रियासत वो ज़ात लेकर आई थी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम सब लोग समझते हैं, फिर वो हमेशा उनकी ज़ात की पैरवी करते। तो अब अगर जो शख्स ने सीरत नबी पढ़ी हो, जिस शख्स ने उनको अपना मॉडल समझ रखा हो, वो उनके जब मॉडल को पढ़ता है तो वहाँ पे वो ये देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए तो किसी जगह पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। उन्होंने किसी जगह पे, हालांकि उनको कहा गया था कि आप इधर आ जाओ, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, हम आपको सब कुछ कर देंगे, तो उन्होंने कहा था एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, मैं तब भी आपके साथ नहीं चलूँगा। और उसके बेसिस पे उनको मतलब जिला वतनी करनी पड़ी, उनको हिजरत करनी पड़ी, क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, ठीक है। तो वो शख्स, इमरान खान वो शख्स है जो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो हमेशा कहता था कि मैं अपना जो मिशन है या जो मेरा मेन टारगेट है, मैं उस टारगेट को सामने रखता हूं। हुमायूं अहमद साहब, मैं कताए कलामी माफ, आप मदीने का रोल मॉडल लेके आ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री का भी जिक्र किया। खैर, हमने भी जितनी भी इस्लामियात और दीनियात पढ़ी, उसके मुताबिक ना सर, बहुत से पॉलिटिकल फ़ैसले भी पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। फ़तह मक्का का ऐलान बताता है, मिसाक़ मदीना बताता है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद लग रहा था कि मुसलमानों के लिए मुवाफ़िक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तमाम किए गए कि जी हाँ, जो मुसलमानों की जो है ना, वो एक ख़ास तरीके से पहले इस्टेब्लिश कर दी जाए। एक तो ये चीज़ ना, तो अगर करना है तो फिर पूरा मुआजना किया जाए, एक चीज़। दूसरी सर, मुआजना आज 71 के हालात और वाक़यात से किया जा रहा है, तो जिम्मेदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी होगी ना। और क्योंकि आप ही लोग फौज को पुकार रहे हैं, आप तो किसी से बात नहीं करना चाह रहे, दर्जा रात को कूल डाउन करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना सर। मैं 71 के रेफरेंस से एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, 71 के रेफरेंस से जब आप क्या कर रहे हैं, एक जो पाकिस्तान का एक सूबा था, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो एक सूबा था, उसके अंदर जो सबसे मकबूल जमात थी, और वो लोग जब 71 का इलेक्शन जीते थे तो उसूलन वो सारी की सारी जो हुकूमत थी वो उनको मिलनी चाहिए थी, उसूलन उनको मिलनी चाहिए थी। ये डेमोक्रेसी का तकाजा था, ये उस चीज़ का तकाजा था कि उनको मिले, लेकिन समहाउ उनकी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की आपस में नहीं बनती थी। अच्छा, इसमें बाज़ बातें बड़ी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जो जनरल याया के साथ है, या जो सो कॉल्ड जनरल रानी थी, उनके पास जो बाज़ टेप्स है या उनके साथ जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जनरल याया तो ना, वो बड़ा सिंपल आदमी था, उसके एक दो शौक़ थे, उससे ज़्यादा वो नहीं करता था, लेकिन उनकी और भुट्टो साहब की आपस में जो बातचीत है, उनकी भी कुछ चीज़ें जाती है, ठीक है। अब अगर हम उसको देखें और आजकल को देखें इस वक्त जनरली स्पीकिंग जो वोट मिला है, जो सीटें मिली हैं केपी में, वो 80% सीटें पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है। अब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करोगे,
अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक है उनकी सीटों का वो आप उनको नहीं दोगे, तो आप इसका मतलब है केपी की आवाम जिन्होंने 90% ने निकल के वोट दिए, आप उन 90% की जो उनका हक है आप उनसे छीन रहे हो। मुझे एक बात बता दें, मुझे कोई एक आदमी ये समझा दे कि जब मैं किसी का हक छीनूंगा तो अगला बंदा क्या करेगा? क्या वो उसके लिए किसी तरीके की आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या वो उसके लिए वो शोर नहीं मचाएगा? मुझे कोई समझा दे कि यार अगर तुम लोग शोर नहीं मचाओ, और किसी को नहीं मचाना चाहिए अगर उसका हक उससे छीना जाए। जिस तरीके से जब हम कहते हैं ना कि ये देखिए, हम लोगों ने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में जो अभी सेनेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 60 फुली कॉन्स्टिट्यूट नहीं थी, उसके बावजूद भी उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्शन करा लिए। तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? मैं बाकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 220 और 224 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 48 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जो सीसीआई के पार्टी पे पाबंदी का आप लोगों को क्या नुकसान है? आपकी ये पार्टी तो ऑलरेडी पाबंदी का शिकार है ना सर। चेयरमैन आपका अंदर है, वाइस चेयरमैन आपका अंदर है, सदर अभी बाहर आया, वो प्रैक्टिस कोई नहीं कर पा रहे। अब मैं ये बोल रहा हूं, इस पाबंदी का आपकी जात पर कोई असर है? आपकी पार्टी के ऊपर कोई असर है? सर मुझे एक बात बताएं, अगर आपके घर में जो सब बड़े हों उनको कोई अंदर कर दे, जेल में कर दे, तो क्या पीछे क्या होगा? आपके ऊपर असर नहीं आएगा? ये जो इंटरनल पार्टी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ये किस वजह से होती हैं?